ये वीडियो शिक्षक उद्देश्य के लिए है। वीडियो में आप जो कुछ भी सुनेंगे वो इंटरनेट या किसी किताब या किसी डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है जो जनता के लिए उपलब्ध है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका मेरे चैनल क्राइम फैक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की कहानी एक ऐसे अय्याश मालिक और एक आदमखोर नौकर की खौफनाक कारनामे की है। ये कहानी इतनी ज़्यादा भयानक है, इसे जिस किसी ने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए और इस कहानी ने 2007 में पूरे देश को दहला कर रख दिया था। आखिर ये कहानी कहाँ की है और क्या है ये पूरी कहानी जानने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना होगा। तो ये कहानी शुरू होती है नोएडा के निठारी सेक्टर 31 में। इसी इलाके से 2006 जनवरी से कुछ बच्चे गायब होने लगे और उन सारे गायब होने वाले बच्चों की उम्र 7 से 14 साल के दरमियान थी। इन बच्चों में लड़के लड़कियां दोनों ही मौजूद थे। जब ये सारे बच्चे एक एक कर गायब होने लगे तो इनके माँ बाप ने पुलिस में जाकर कंप्लेन की, लेकिन ये बच्चे ज़्यादातर गरीब परिवार से थे। इनके माँ बाप या तो मजदूर होते थे या फिर कहीं किसी घर पे काम करने वाले होते थे। तो पुलिस ने इनके कंप्लेन को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और इन पर कोई एक्शन नहीं लिया और फिर ये मिसिंग बच्चों की तादाद यूं ही बढ़ती रही। फिर जनवरी से मई आते आते 10 से 12 बच्चे गायब हो चुके थे और तभी एक पायल नाम की लड़की जो कि 15 साल की थी और इन सारे बच्चों से उम्र में 1 साल बड़ी थी, वो अचानक से गायब हो जाती है। जब पायल गायब हो गई तो उसके पिता नंदलाल ने जाकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। पुलिस ने बाकी बच्चों के माँ बाप को जो कहा, नंदलाल को भी वही कहकर टाल दिया कि तुम्हारी बच्ची कहीं चली गई होंगी, बाद में आ जाएगी। पर पुलिस के इनकार करने के बाद नंदलाल बाकी बच्चों के माँ बाप की तरह चुप नहीं बैठता। वो एक वकील की मदद से कोर्ट में जाकर कंप्लेन कर देता है कि पुलिस वाले मेरी बेटी के एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं और उसे ढूंढ नहीं रहे हैं। और नंदलाल ने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखवाया है कि उसकी बेटी के साथ वहाँ के और भी बच्चे गायब हैं और उन पर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इसके बाद सेशन कोर्ट ने इस पर ध्यान दिया और पुलिस को ये ऑर्डर दिया कि जल्द से जल्द इनकी एफआईआर दर्ज कीजिए और सारे बच्चों को ढूंढ कर लाइए। लेकिन पुलिस के लिए मुश्किल ये थी कि एफआईआर दर्ज करे तो किसके नाम पर करे। उन्हें पता नहीं था कि दोषी कौन है, कौन बच्चों को गायब कर रहा है। फिर नंदलाल पुलिस को यहाँ से प्रूफ देना शुरू करता है। जो नंदलाल ने कहानी बताई वो कुछ यूं कि 7 मई 2006 को पायल रिक्शा पकड़ती है और निठारी के जो सेक्टर 31 में D5 नाम की एक कोठी पर जाकर रुकती है। तो रिक्शा D5 कोठी के बाहर रुकती है। पायल कहती है कि आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी कोठी से पैसे लेकर आपको देती हूँ। तो जाहिर सी बात है, रिक्शे वाले को पैसे नहीं मिले तो वो भागेगा नहीं। वो वहीं कोठी के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। 2 मिनट बोलकर पायल अंदर गई, लेकिन 15 मिनट बीत गए, पायल बाहर नहीं आई। और 15 मिनट बीत जाने के बाद शायद रिक्शे वाले को कहीं और भी जाना था, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो कोठी के अंदर जाएगा और अपने पैसे लेगा। तो रिक्शा वाला D5 कोठी के अंदर जाकर घंटी बजाता है और वहाँ से एक आदमी बाहर आता है। तो फिर रिक्शा वाला उससे कहता है कि ऐसे ऐसे एक लड़की को मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया था और उसने कहा था कि वो अंदर से पैसे लेकर आएगी और वो मुझे देगी, लेकिन वो अभी तक आई नहीं। तो जिस आदमी ने दरवाज़ा खोला उसने उस रिक्शे वाले को ये कहा कि नहीं, ऐसा तो यहाँ पर कोई लड़की आई नहीं और जो आई थी वो बहुत पहले चली गई। ये सुनकर उस रिक्शे वाले को अजीब लगा और उसने कहा कि मैं तो बाहर ही खड़ा हूँ और यहाँ पर कोई लड़की यहाँ से आई नहीं। लेकिन उस आदमी ने इसकी बात नहीं मानी और उसे भगा दिया वहाँ से कि ये लड़की चली गई, आप गलत जगह पर आ गए। तो वो रिक्शा वाला भी हार कर वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में पता चलता है कि जिस आदमी ने वो डोर खोला था वो उस कोठी का नौकर था। उसका नाम था सुरेंद्र कोहली। और नंदलाल को ये सारी बातें इसलिए पता चली क्योंकि पुलिस उसके बाद जब नहीं सुन रही थी तब नंदलाल ने अपने तरीके से अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जांच शुरू कर दिया और वो उस रिक्शे वाले तक पहुंच गया जिसने उसकी बेटी को वो D5 कोठी तक ड्रॉप किया था। और उसी रिक्शे वाले से ये सारी बातें उसे पता चली और ये सारी बातें उसने अपनी रिपोर्ट पर लिखवाई। इसके बाद सेशन कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद पुलिस को मजबूरन इस पर जांच पड़ताल करना शुरू करना पड़ा। तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और इस D5 कोठी के बारे में पता लगाना शुरू किया। तो फिर पता चला कि इस D5 कोठी का मालिक जो है उसका नाम है मोनिंदर सिंह पंधेर।
ये मुनिंदर सिंह पंधेर पंजाब का रहने वाला है। पंधेर एक करोड़पति बिजनेसमैन था। उसका यूएस ऑस्ट्रेलिया तक आना जाना था और एक अच्छे परिवार से भी था और उसका ये सारा परिवार पंजाब में ही रहता था। तो जब पंधेर को पता चलता है कि किसी ने इसके खिलाफ कोई कंप्लेन की है तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट चला जाता है, क्योंकि उसकी पुलिस में और बाकी चीज़ों में अच्छी जान पहचान थी और क्योंकि वो करोड़पति आदमी था इसीलिए उसकी पहुंच भी ऊपर थी। तो पंधेर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर ये केस करता है कि किसी ने उसके खिलाफ बेबुनियादी एफआईआर दर्ज किया है जिसका इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है और ये सारी बातें बकवास हैं। लेकिन मिसिंग बच्चों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी निचली अदालत के फैसले को मानना पड़ा और उन्होंने भी यही कहा कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए और इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए। तो पुलिस की ये मजबूरी थी कि एफआईआर दर्ज करनी पड़ी और इन्वेस्टिगेशन शुरू करना पड़ा, क्योंकि दोनों ही अदालत ने अपना फैसला बता दिया और ऑर्डर दे दिया। तो आप सोचिए कि 7 मई 2006 को पायल गायब हो गई थी और उसके बाद उसके पिता ने कंप्लेन की थी। तो 7 मई से पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टाइम लग जाता है, 6-7 महीना बीत जाता है। और इसी बीच में नंदलाल ने जो भी बच्चे गायब हुए थे उन सारे बच्चों के माँ बाप को जाकर खुद बताया कि आप भी कोशिश कीजिए और अपने जो बच्चे गायब हुए हैं उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कीजिए ताकि जल्द से जल्द हमारे बच्चे मिल जाए। फिर उन लोगों ने भी नंदलाल की बात को सुना और पुलिस में जाकर कंप्लेन की और पुलिस पर प्रेशर डाला कि जल्द से जल्द हमारे बच्चों को आप ढूंढिए। फिर उन सारे माँ बाप ने अपने बच्चों के मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। कोई बच्चा 10 महीने से गायब है, कोई बच्चा 6 महीने से, कोई 5 महीने से, ऐसे सारे रिपोर्ट वहाँ पर दर्ज किए गए। फिर 6 महीने बीत जाते हैं और फिर दिसंबर 2006 आ जाता है। करीब 16 या 17 कंप्लेन आने के बाद पुलिस ने इस बार अच्छी तरह से जांच करने का फैसला किया। तो जब पहली बार पुलिस ने इस केस पर सीरियसली अपना ध्यान दिया और फिर उस इलाके के आसपास के सारे लोगों से पूछताछ करना शुरू किया, तो जब पूछताछ किया तो एक अजीब बात सामने आई और वो बात ये थी कि निठारी के जो भी बच्चे गायब हुए वो सारे बच्चे अपने अपने घर से निकले, कोई बच्चे अपने स्कूल से निकले, कोई प्लेग्राउंड से निकले और सारे बच्चे जो भी गायब हुए वो सारे के सारे बच्चे इसी सेक्टर 31 के इसी D5 कोठी के सामने आखिरी बार देखे गए। ये उस इलाके के सभी लोगों ने बताया, एक नहीं दो नहीं, सारे लोगों ने, जितने लोगों ने भी उन बच्चों को आखिरी बार देखा था वो इसी D5 कोठी के बाहर ही देखा था। जितने भी आई विटनेस थे उन सभी ने यही कहा कि हमने उन बच्चों को इसी D5 कोठी के सामने देखा, ना इसके आगे ना इसके पीछे, ठीक यहीं पर देखा। तो इन सभी के बातों से इतना तो तय था कि जो भी बच्चे गायब हुए हैं वो इस D5 कोठी के सामने से गायब है। तो ये भी पता लगाया कि इस कोठी में कौन कौन रहता है। तो यहाँ पर 2 लोग रहते थे, एक मुनिंदर सिंह पंधेर जो इस कोठी का मालिक और दूसरा इस कोठी का नौकर जो कि सुरेंद्र कोहली था। तो इस कोठी के जो मालिक मुनिंदर सिंह पंधेर इस कोठी को शायद 2000 के साल में लिया था और शुरू में उसके फैमिली, उसके बच्चे और बीवी सब साथ में रहते थे। फिर बाद में उसकी फैमिली पंजाब शिफ्ट हो गई। मुनिंदर सिंह पंधेर भी पंजाब में ही रहता था, लेकिन वो कभी कभी इस कोठी में आया जाया करता था। मुनिंदर सिंह पंधेर हर महीने 2-3 बार इस कोठी में आया जाया करता था। वहीं इस घर का जो नौकर था सुरेंद्र कोहली, उसके बारे में ये पता चला कि ये उत्तराखंड का अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। इसकी एक बीवी, 2 बच्चे थे और ये नौकरी करने के सिलसिले में नोएडा आ गया था। सुरेंद्र कोहली को खाना बनाना अच्छा आता था, इसीलिए वो मुनिंदर सिंह पंधेर के घर में एक शेफ बनकर रह रहा था। जब भी मुनिंदर सिंह पंधेर वहाँ आता था उसके लिए वो खाना बनाता था और इस कोठी की देखभाल करता था। और पंधेर जब भी नोएडा आता था वो इसी कोठी में रहता था। अब सवाल ये है कि जब पंधेर की फैमिली पूरी पंजाब में है, उसका सारा कारोबार भी वहीं पर है, तो ये पंधेर यहाँ पर इस कोठी में आकर क्या करता था। तो फिर ये पता चला कि पंधेर सिर्फ और सिर्फ अय्यासी करने के लिए इस कोठी पर आता था। तो दिल्ली, नोएडा के सारे जो भी पिंप या दलाल जो भी थे वो सारे पंधेर के कांटेक्ट में थे। तो जब भी पंधेर यहाँ पर आता था उन सारे दलालों को कांटेक्ट करता था और लड़कियाँ मंगवाता था। तो ये पंधेर जब भी यहाँ पर आता था लड़कियाँ मंगवाता था और 2 दिन वहाँ उनके साथ रहता था, फिर अय्यासी करके वो फिर वापस चला जाता था। और ये सिलसिला 2003 से चलता रहा
और सुरेंद्र कोहली ने 2003 से ये सब देखना चालू किया और फिर 2006 से ये सारे बच्चे गायब होने शुरू हो गए। तो फिर पुलिस को पहला क्लू मिला कि जो भी बच्चे गायब हुए ये सारे इसी D5 कोठी के सामने से गायब हुए हैं और यहाँ पर लड़कीबाजी भी होती थी। तो पुलिस ने पहली बार इस D5 कोठी के अंदर जाने का फैसला किया। तो जब पुलिस इस कोठी के अंदर गई, अच्छी तरह से छानबीन किया, ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सारी जगह देखा, वहाँ पर कुछ सबूत नहीं मिला। और उस कोठी की एक सबसे अजीब चीज़ थी, वो ये थी कि कोठी के बैक साइड से छत से लेकर ज़मीन तक एक लोहे का बड़ा सा ग्रिल था और उस ग्रिल के ठीक बाहर एक बहुत बड़ा सा नाला था और वो नाला बहुत चौड़ा था और बहुत गंदा था और वो पीछे से बहता था, इसलिए उस नाले पर किसी की नज़र नहीं गई। और उस इलाके के जितने भी घर थे उन सभी घरों के पीछे से ये नाला बहता था और सारे घरों की गंदगी इसी नाले से बहती थी। तो इस नाले को कोई सफाई भी नहीं करता था और पीछे से बहता था, इसलिए कोई वहाँ जाता भी नहीं था। कभी बारिश हुई तो इस नाले की सफाई हो गई तो हो गई, वरना इसको कोई साफ नहीं करता था। तो इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसी इलाके के कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे। जब पुलिस को वहाँ पर कुछ नहीं दिखा दिया तो वहाँ से एक आदमी D5 कोठी के बाहर गया और उस नाले को अच्छे से देखने लगा। जब वो आदमी उस नाले को अच्छे से देख रहा था तो उसने देखा कि ये पूरा नाले में से जो पर्टिकुलर जो D5 कोठी है उसी के पीछे से बहुत ज़्यादा जो पॉलीथीन के बैग होते हैं वो पड़े हुए थे, जो कि बाकी घरों के पीछे से नहीं था। सिर्फ D5 कोठी के जो पीछे वाला हिस्सा था उसी नाली में वो सारे पॉलीथीन्स के बैग थे। उसको ये चीज़ अजीब लगी तो उसने फ़ौरन एक पुलिस वाले को इस बारे में बताया। उसके बाद पुलिस वालों ने एक डंडे की मदद से एक पॉलीथीन के बैग को निकाला और उसके बाद उसे खोला गया। जब उस बैग को खोला गया तब यकीन मानिए उन सारे पुलिस वाले और जो भी वहाँ पर लोग थे उन सभी के होश उड़ गए, क्योंकि उस बैग में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसे देखते ही कोई भी इंसान चाहे कितना भी हिम्मत वाला हो वो एक बार तो डगमगा जाएगा, क्योंकि उस बैग में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कोई भी इंसान कभी नहीं देखना चाहेगा। उस बैग में इंसानी जिस्म के कुछ हिस्से थे, पैर के नीचे वाला हिस्सा, धड़ के नीचे वाला हिस्सा, मुंडी, ये सारी चीज़ें थी और इसे देखकर पता लग रहा था कि ये किसी छोटे बच्चे का है। ये सब जैसे ही देखा उन पुलिस वालों की हालत ख़राब हो गई। उन्होंने फ़ौरन अपने सीनियर्स को इस बारे में बताया और बुला लिया वहाँ पर। फिर वो सीनियर पुलिस वाले भी वहाँ पर आए। उन्होंने भी देखा कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉलीथीन बैग से D5 कोठी के पीछे वाले जो नाला था वहाँ पर लाइन से रंग बिरंगी जो पॉलीथीन बैग्स है वो ऐसे पड़े थे। तो इतने ज़्यादा पॉलीथीन बैग्स थे कि वो सारे पुलिस वाले नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन सभी बैग्स को चेक करने के लिए उन्होंने बाकायदा जो नाले की सफाई करते हैं सफाई कर्मचारियों को बुलाया और नाले में उतारा गया। इसके बाद पूरे नाले की सफाई की गई और एक एक कर हर एक बैग को चेक किया गया और हर एक बैग में वही इंसानी जिस्म के टुकड़े थे। जब सफाई कर्मचारियों ने उन बैग्स को निकाला तो पहली बार में ही 40 बैग मिले और इन 40 बैग में वही सेम इंसानी जिस्म के टुकड़े थे। सारे बैग्स में से 3 ही चीज़ें मिल रही थी, जो सर वाला हिस्सा, धड़ के नीचे वाला हिस्सा और ये पैर के नीचे वाला हिस्सा। जो नहीं मिल रही थी वो है गर्दन के नीचे से पेट तक का हिस्सा नहीं मिल रहा था और हाथ नहीं मिल रहे थे। अब अगर कोई मर्डर करता है और उसे छुपाने की कोशिश करता है तो जनरली सर को छुपा देता है, क्योंकि सर से शिनाख्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मामला पूरा उल्टा है। यहाँ सर वर सब मिल रहा है लेकिन गर्दन से पेट तक का हिस्सा और हाथ ये दोनों नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारे बॉडी पार्ट जो थे वो डिकम्पोज हो चुकी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है 10-10 महीने 6-6 महीने बीत चुका था। और वहाँ पर जितनी भी बॉडी मिली थी उन सब की गिनती की गई थी और ये रिकॉर्ड पर भी है। करीब 17 बच्चों के बॉडी पार्ट्स वहाँ पर मिले थे। पूरी तरह से ख़राब होने के कारण बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, इसीलिए फॉरेंसिक जांच के लिए उन सभी बॉडी पार्ट्स को भेज दिया गया। और आपको ये बता दूं कि जब बच्चे गायब हुए थे तब 2006 जनवरी का महीना था और जब ये बॉडी पार्ट्स मिले तब 1 साल बीतने के बाद जनवरी का महीना था और 2007 का साल आ गया था।
और ये सारे बॉडी पार्ट्स उसी कोठी के पीछे वाली नाली से मिलने के बाद पुलिस ने उस कोठी के मालिक मनिंदर सिंह पंढेर और उस कोठी के नौकर सुरिंदर कोहली को गिरफ्तार किया। और ये उस दिन का, उस साल का सबसे बड़ा न्यूज़ बन चुका था। हर एक चैनल में यही बात चल रही थी कि इतने सारे बच्चों की लाश, वो भी एक नाली में और वो भी टुकड़ों में, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो पुलिस ने मनिंदर सिंह पंढेर और सुरिंदर कोहली से पूछताछ करना शुरू किया। पुलिस ने बार बार पूछने पर भी उन दोनों ने अपना मुंह नहीं खोला। और तभी मीडिया में अलग अलग खबरें आने लगी कि इन्हीं बच्चों को मारकर ये लोग उन बच्चों के जो बॉडी पार्ट्स है उनकी तस्करी करते थे। उन बच्चों के बॉडी पार्ट्स को बेचकर ये लोग पैसे कमा रहे थे। तो ये सब बातें जब मनिंदर सिंह को पता चली तो वो कहीं फंस ना जाए, इसीलिए वो डर गया और उसने जो जो किया था वो सारी बातें पुलिस को बता दिया। क्योंकि जब इतने सारे बच्चों के बॉडी पार्ट्स मिल गई है तो सच्चाई छुपाकर कोई फायदा नहीं। और वैसे भी कुछ दलालों के मदद से पुलिस को मनिंदर सिंह पंढेर के बारे में पता लग चुका था। तो मनिंदर सिंह पंढेर ने जो कहानी पुलिस को बताई वो कुछ यूँ थी कि हाँ, मैं दिल्ली नोएडा आता था और इसी कोठी में रहता था क्योंकि मैं यहाँ पर लड़कियों को बुलाता था और मेरे बहुत से ऐसे दलालों से कांटेक्ट है, उन्हीं के मदद से मैं लड़कियों को बुलाता था। लेकिन एक रात दलाल ने मेरे लिए लड़की नहीं भेजी तो मुझे उस रात बहुत ज़्यादा बेचैनी हुई थी। तब मैंने पहली बार अपने नौकर सुरिंदर कोहली से लड़की मंगवाने के लिए कहा था और फिर सुरिंदर कोहली वहीं के एक लोकल लड़की को मनिंदर सिंह पंढेर के लिए लेकर आया। फिर पंढेर उस लड़की के साथ पूरी रात रुका और फिर सुबह होते ही वो चला गया। और जाते वक्त वो सुरिंदर कोहली से ये कहकर गया कि इस लड़की के लिए ऑटो कर दो, ये चली जाएगी। तो मनिंदर सिंह पंढेर ने इतना कहा कि हाँ, मैं ये सब करता था लेकिन मैंने कभी किसी का मर्डर नहीं किया और कभी किसी बच्चे का यौन शोषण नहीं किया, लेकिन हाँ, मैं ये करता था, मैं लड़कियों को बुलाता था। उसने अपना इस जुर्म को कबूल कर दिया। तो फिर पुलिस ने जब वेरीफाई किया तो पता चला कि पंढेर ठीक कह रहा है। तो अब सवाल ये था कि कोहली ने आखिर ऐसा क्यों किया। और कोहली से कड़ी पूछताछ होती थी, वो भी एक गुप्त जगह पर, क्योंकि लोगों का गुस्सा इतना था कि अगर ये लोग इन दोनों को कहीं पर भी देख लेते वो वहीं पर उन दोनों को मार डालते। इसलिए उन दोनों को कड़ी सुरक्षा के साथ एक गुप्त जगह पर रखा गया था। तो इधर सुरिंदर कोहली से पूछताछ चालू थी, लेकिन सुरिंदर कोहली एक नंबर का ढीठ, वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। वो हर चीज़ रख रहा था मनिंदर सिंह पंढेर पर। बहुत ज़्यादा पूछताछ करने के बाद, इतनी सारी कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार एक दिन सुरिंदर कोहली टूट पड़ा। और यकीन मानिए, जब उसने सच बोलना शुरू किया तब वहाँ पर बैठे सारे पुलिस वालों की हवा खराब हो गई। और सुरिंदर कोहली ने अपना जुर्म कबूलते हुए ये कहा कि हाँ, मैंने ही इन बच्चों का कत्ल किया है। तो उसने उन बच्चों को क्यों मारा, ये कहानी जो उसने बताई वो मैं आपको पहले बताती हूँ। उसके बाद उन बच्चों के साथ उसने क्या किया वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो सुरिंदर कोहली ने अपनी कहानी में ये बताया कि जब भी ये मनिंदर सिंह पंढेर वहाँ पर आता था वो लड़कियों को बुलाता था और वो लड़कियों के साथ पूरी रात रहा करता था। और पंढेर जो कुछ भी उन लड़कियों के साथ रात में करता था, सुरिंदर कोहली दरवाजे के झर्रियों से अंदर का मंजर देखा करता था और उन लोगों की सारी बातें वो चुपके से सुना करता था। ये सारी बातें पंढेर को नहीं मालूम और ये सब 2003 से वो लगातार देख रहा था। तो इसीलिए उसके मन में भी ये इच्छा जाग उठी कि वो भी किसी लड़की को बुलाएगा और मनिंदर सिंह पंढेर की तरह मज़े लेगा। लेकिन वो एक नौकर था, इसीलिए उसके लिए ये सब पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए वो देखकर ही चुप रहता था। लेकिन जिस दिन मनिंदर सिंह पंढेर ने सुरिंदर कोहली से लड़की मंगवाई और उसके साथ वो रात भर रुका, फिर वो सुबह चला गया। जब वो चला गया तब सुरिंदर कोहली को ये लगा कि इस लड़की को मैं लाया हूँ तो इस पर तो हक मेरा है। इसीलिए उस लड़की को सुरिंदर कोहली ऑफ़र देता है कि उसके साथ रात बिताने के लिए। लेकिन वो लड़की सुरिंदर कोहली का मजाक उड़ा देती है। शायद उसके मर्दानगी पर वो कुछ कमेंट पास करती है, जिससे सुरिंदर कोहली को बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है और उसी गुस्से में वो अपना आपा खो बैठता है और उस लड़की का गला दबा देता है। और गुस्से में सुरिंदर कोहली के हाथों उस लड़की की मौत हो जाती है। बाद में जब उसे ये एहसास होता है कि उसने उस लड़की का कत्ल कर दिया है, तो वो उस जुर्म को छुपाने के लिए उस लड़की को वो बाथरूम में लेके गया, जिस बाथरूम में मनिंदर सिंह पंढेर भी नहाता था। और वहाँ पर एक बड़े से नाइफ के मदद से
वो उस लड़की के बॉडी पार्ट्स को काटने लगा। उसका ये इरादा था कि इस लड़की के बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े करके वो नाली में फेंक देगा। लेकिन जब उसने उसके टुकड़े किए तो पता नहीं उसके दिमाग को क्या हुआ, उसने क्या सोचा कि उसने कुछ ऐसा किया जो कोई भी इंसान कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकता है। उसने उस लड़की के हाथ के जो बाजू वाला हिस्सा था उसको काट कर कुकर में मसाले वसाले डालकर पका कर खा गया। जैसे अमूमन चिकन मटन बनाते हैं वो उसी तरीके से एक इंसान को पका कर खा गया और ये उसका पहला मर्डर था। और ये बातें उसने खुद पुलिस के सामने कबूली और उसने ये भी कहा कि लाश को पकाकर खाने के बाद जो उसका बाकी का हिस्सा था यानी कि पैर का और धड़ के नीचे वाला हिस्सा और जो सर था उसको उसने पॉलीथीन बैग में डाला और फिर उस पीछे वाले नाली में फेंक दिया। और उसने एक इंटरव्यू में अपना खुलासा भी किया था। उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको सुनाना चाहूँगी और वो एकदम ओरिजिनल है, तो आप अभी गौर से सुनिएगा उसने क्या कहा है। और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। तो जैसा कि आपने सुना, इस आदमखोर ने खुद ही अपने मुंह से कबूला कि उसने कैसे उस लड़की को मारा और फिर उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े किए और फिर उसके बॉडी के जो हाथ वाला हिस्सा था बाजू वाला उसको काट कर कुकर में पका कर वो खा गया। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर जो पुलिस वाला उसका इंटरव्यू ले रहा था उसने 2 बार जाकर उल्टियाँ की। मतलब हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इंसान एक इंसान को कैसे खा सकता है। और वो दिखने को भी एकदम नॉर्मल था, एकदम आप और हमारे जैसे था और ऊपर से इसकी शक्ल भी एकदम मासूम टाइप की थी। इस पर किसी को एक बार भी शक नहीं होगा कि ये इतना बड़ा आदमखोर निकलेगा। तो खैर, उसने अपनी पहली जुर्म कबूलने के बाद बाकी के सारे चिट्ठे भी खोल दिए। उसने बताया कि कैसे एक एक कर सारे बच्चों को उसी ने ही मारा और सारे बच्चों के हाथ वाला हिस्सा उसने कुकर में पकाकर खाया था। D5 के उस कोठी के बाहर छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर खेलने आते थे। उन छोटे छोटे बच्चों को वो अपना शिकार बनाता था और उन बच्चों को वो चॉकलेट का लालच देता था और D5 कोठी के अंदर बुला लेता था। तो पहले उन बच्चों को वो गला घोंटकर मारता था, फिर उनकी मौत हो जाने के बाद उनके साथ वो ज़बरदस्ती करता था और कुकर्म करता था। उसके बाद वो उन बच्चों को काट कर तेल मसाले डालकर कुकर में पकाकर बड़े चाव से खा जाता था और फिर बाकी का जो हिस्सा वो नहीं खाता था यानी कि पैर वाला हिस्सा और धड़ के नीचे वाला हिस्सा और खोपड़ी, उन सभी को पॉलीथीन के बैग में डालकर वो उसी नाली में फेंक देता था। और उन 17 बच्चों में से कुछ लड़कियां थी और कुछ लड़के भी थे। लेकिन जब पायल गायब हुई और उसके पिता ने कंप्लेन किया और जैसे नंदलाल ने अपने तरीके से छानबीन की, कोर्ट तक गया और पुलिस से इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई और इसी की मदद से इन सारे बच्चों का कातिल आज पकड़ा गया। नहीं तो पता नहीं ये आदमखोर और कितने मासूम बच्चों की जान ले लेता। और जब भी इस रेपिस्ट, कातिल और नरभक्षी से पूछा जाता था कि तुमने ऐसा आखिर किया क्यों, इतने सारे मासूम बच्चों की तुमने क्यों जान ली, और तो और तुम इंसानी मांस को कैसे खा गए, तो वो ऊपर देखता था और बस कहता था कि बस हो गया। तो ये थी आज की कहानी, एक नरभक्षी या आदमखोर जो आप कहना चाहे, और उस कोठी के अय्यास मालिक मुनिंदर सिंह पंढेर की। ये दोनों ही गुनहगार है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुनहगार ये सुरेंद्र कोहली है जिसने बच्चों को मारा, उनके साथ ज़बरदस्ती की और ऊपर से उनको खा भी गया। और इस सुरेंद्र कोहली के खिलाफ मुकदमा भी जारी हो गई और उन मासूम बच्चों का कत्ल करने के इल्ज़ाम में अदालत ने इसको अब तक 13 से 14 फांसी की सज़ा सुना चुके हैं और अभी 3 से 4 और बाकी के फांसी की सज़ा आनी बाकी है। तो अभी सुरेंद्र कोहली नोएडा के जेल में बंद है और अपनी फांसी का इंतज़ार कर रहा है। तो ये थी एक अय्यास मालिक और एक आदमखोर नौकर की खौफनाक कहानी। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो जल्द से जल्द देख पाएँ। थैंक यू।